हमने इसी मेटाबॉलिक पाथवे के कुछ एग्जांपल्स इसको मॉडिफाई करने की कुछ स्ट्रेटजीज पे बात की थी. देयर आर सर्टेन एंजाइम्स दैट कैन बी एम्पलीफाइड और इनहिबिटेड, जिनको हम कर सकते हैं अपने मॉडिफिकेशन के लिए. इसमें हमने डिस्कशन की थी. इसमें कामरान ने बड़ी सख्ती से मेरे से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे. और इसके बाद आज जहां से हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज द सेकंड स्ट्रेटजी टू प्रोड्यूस द अमीनो एसिड, एंड दैट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवेज. एंड ये हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था कि बायोसिंथेटिक पाथवेज जो हैं इनको ये किस तरह से डिफरेंट है सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवेज. एंड देयर आई टोल्ड यू central metabolic pathway is actually producing some metabolites which are being used as a precursor in certain side pathways. और हमने सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे में देखा था कि बहुत सारे प्रिकर्सर जो इस्तेमाल बन रहे थे वो डिफरेंट अदर जो हैं पाथवेज उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम बायोसिंथेटिक पाथवे पे फोकस करेंगे. तो यहाँ पे हम उन पाथवेज का जिक्र करेंगे विच आर स्पेसिफिक to the production of amino acids. अब वो amino acids aromatic amino acids हो सकते हैं. aromatic amino acids में कौन कौन से आते हैं, कोई बता सकता है? aromatic amino acids कौन से हैं? 3. टायरोसिन is aromatic amino acid. tryptophan and isoleucine. No, then okay. तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन की, कि मुझे ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए अब जो स्ट्रेटजी होगी वो सिर्फ उस पाथवे की होगी which is just specific for the production of tryptophan. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रिकर्सर है, मैं एक बड़ी जनरल सी अगर बात यहाँ पे लिखूं, कोई भी प्रिकर्सर है, हम सिर्फ इस पाथवे पे फोकस करेंगे कि जिसके एंड पे हमारे पास ट्रिप्टोफैन बनता होगा, और इस तरह से हम अपना एक इस पाथवे पे फोकस करेंगे. अब ये जो प्रिकर्सर है, हो सकता है ये प्रिकर्सर जो है हमारे पास ये आ रहा हो सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे से. तो यहाँ पे इस केस में हमारी पहली स्ट्रेटजी होगी कि हम सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे हमारे पास ये प्रिकर्सर मैक्सिमम बने, ये वाला. और फिर उसके बाद हम इस बायोसिंथेटिक, तो इसको मैं अगर यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ या डॉटेड बॉक्स में करके मैं इसको लिख दूं कि दिस इज द बायोसिंथेटिक पाथवे. आर यू एग्री विद इट? कोई मसला तो नहीं है ये लिखने से? ये दिस इज बायोसिंथेटिक पाथवे. अच्छा, अब चूंकि इस बायोसिंथेटिक पाथवे की पूरा पाथवे है, इसके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रिकर्सर से सिर्फ ट्रिप्टोफैन बन रहा हो. यहां से बेशुमार साइड चेन्स होंगी. जी जी, एक्सक्यूज मी सर, बोर्ड नहीं सही नजर आ रहा, मतलब एक साइड पे है ये. बोर्ड सही नजर नहीं आ रहा यार स्क्रीन. हाँ जी, तो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि पाथवे है, ये हो ही नहीं सकता कि इस पाथवे के अंदर सिर्फ ट्रिप्टोफैन की प्रोडक्शन होगी. फॉर श्योर इसके अंदर साइड चेन्स होंगी. तो अब चूंकि अगर हम इस बायोसिंथेटिक पाथवे को मॉडिफाई करने लगे हैं, तो इसकी मॉडिफिकेशन का पर्पस ये है कि हमारे पास ये जो साइड चेन्स हैं इनको स्टॉप करना है, ताकि मैक्सिमम जो फ्लक्स है, मेटाबॉलिक फ्लक्स, वो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट में है. दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट. सो वी हैव टू मिनिमाइज all the side products here, and this would be the modification in biosynthetic pathway. Okay, तो ये biosynthetic pathway की modification होगी. अब इसकी दो तरीकों से हम modification कर सकते हैं. कैसे? नंबर 1, a rate limiting enzyme that can be amplified. ये rate limiting enzyme क्या होता है जी, कोई बता सकता है? कॉकब, what is the rate limiting enzyme? Rate limiting enzyme. सर अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन में देखा जाए तो एंजाइम व्हिच कंट्रोल द स्लोएस्ट स्टेप और द मोस्ट कॉमन स्टेप इन अ रिएक्शन इज नोन एज रेट लिमिटिंग एंजाइम. अगर दोबारा से, मतलब सर ऐसा एंजाइम जो कि हमारे पास क्या करता हो कि किसी भी पाथवे की जो है वो स्पीड को कंट्रोल करता हो, रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करता हो, तो उसे हम रेट लिमिटिंग स्टेप में एंजाइम कह सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सर फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है, ये हमारे पास पूरे के पूरे जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसका रेट लिमिटिंग स्टेप है. एटीपी की प्रोडक्शन जो है उसको सेंस करता है नेगेटिव फीडबैक से, और ये जो है ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन है उसे कंट्रोल करता है उस हिसाब से. okay, in other words you can say that an enzyme in a biosynthetic pathway that is controlling the rate of the pathway, as well as that is playing a central role in that pathway, that would be termed as rate limiting enzyme. Am I right?
अच्छा, तो अगर हम इसको यूं कह सकें, अगर हम उस रेट लिमिटिंग एंजाइम को बॉटल नेक एंजाइम कह लें तो इज इट फाइन? बॉटल नेक, जिस तरह से बॉटल जो है वो अगर लाइक हियर एंड लाइक हियर, दिस वे हियर, तो यहाँ पे दिस जो एंजाइम है, दिस इज एक्चुअली मे बी टर्म्ड एज रेट लिमिटिंग और द बॉटल नेक। तो अगर किसी बॉटल नेक की एग्जांपल इसलिए है कि अगर हम किसी तरह से इस नेक को वाइड कर दें like this, the flow of liquid into this bottle and out of this bottle, that may be increased. So it means that rate limiting enzyme, that may be termed as the bottleneck enzyme, and by increasing or by amplifying this rate limiting enzyme, we can enhance the production of our desired product. Got it? तो दो स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम बायोसिंथेटिक पाथवे में मॉडिफाई कर रहे हैं। एक ही है कि जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है उस एंजाइम की चेंजेस, और दूसरा है द यूज ऑफ हेटेरोलोगस एंजाइम। हेटेरोलोगस एंजाइम, ये हेटेरोलोगस एंजाइम क्या होता है? हेटेरोलोगस, heterologous, So different enzyme taking part in linking same metabolic reactions like. No. The heterologous enzymes की मैं कुछ इस तरह से एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास अगर वाई टाइप एंजाइम था, मैं अगर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एंजाइम ए, फॉर एग्जांपल वाई टाइप एंजाइम ए, और हमने क्या किया कि इस एंजाइम के अंदर मॉडिफिकेशन करवाई, और इसकी मॉडिफिकेशन करवाने के बाद इसके अंदर इफेक्ट क्या आया कि ये अब एंजाइम इसको कह दूं, और पहले जो इसको कोफैक्टर्स चाहिए थे, फॉर एग्जांपल अगर इसको पहले कोफैक्टर चाहिए था मैंगनीज, और मैंगनीज इसको चाहिए था 2 मिलीग्राम, राइट पॉसिबल। अब इस मॉडिफिकेशन के बाद नाउ दिस एंजाइम इज एबल टू एक्ट एफिशिएंटली विद ओनली 0.1 मिलीग्राम मैंगनीज। तो स्ट्रक्चरली तो ये एंजाइम वही है, बट वी हैव मॉडिफाइड दिस एंजाइम, और नाउ दिस एंजाइम विल टर्म्ड एज हेटेरोलोगस एंजाइम। बात समझ में आई है? Heterologous enzyme. So heterologous enzyme will be the enzyme that is structurally same but the functionally different, and that can function differently with the different concentration of cofactors available. तो हम ये दो काम करेंगे इसमें, एंजाइमेटिक बायोसिंथेटिक पाथवे को मॉडिफाई करने के लिए हम एंजाइमेटिक मैनिपुलेशन करेंगे दो तरीकों से। या तो हम रेट लिमिटिंग एंजाइम को एम्पलीफाई करेंगे, और दूसरा हम हेटेरोलोगस एंजाइम्स का इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसमें अभी एग्जांपल्स की पढ़ेंगे, ये बात मजीद क्लियर होगी। यस जुवेरिया, डेफिनेशन अगर यस समटाइम्स हमें एम्पलीफाई करना है, समटाइम हमें उसको रिड्यूस डाउन भी कर सकते हैं, बट दिस इज द बोटलनेक एंजाइम जिसको मॉडिफाई करने से हमारे पास प्रोडक्ट बेहतर हो सकती है। तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ सर। हेटेरोलोगस एंजाइम रिपीट कर दें। कैसे? हेटेरोलोगस एंजाइम रिपीट कर दें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि heterologous enzyme is the enzyme that is structurally similar to the previous one, but that is functionally different, and that may function with the different concentration of the cofactors available. तो cofactors की availability की वजह से ये enzyme function differently करता है। हमने चूंकि इसको modify करवा लिया, but structurally that is similar to the wild type one. So that would be termed as a heterologous enzyme. और अभी इसकी हम मजीद एग्जांपल देखेंगे। अब तीसरी यहाँ पे जो चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज द रीडायरेक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक फ्लक्स। द रीडायरेक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक फ्लक्स, इसमें ब्रांच पॉइंट, एक कुछ होते हैं ब्रांच पॉइंट एंजाइम्स। आर यू फेमिलियर विद इट? ब्रांच पॉइंट एंजाइम्स, व्हाट आर द ब्रांच पॉइंट एंजाइम्स? ब्रांच पॉइंट एंजाइम्स, अच्छा जी, ब्रांच पॉइंट एंजाइम्स को अगर मैं इस तरह से यहाँ पे बना सकूं, सपोजिंगली फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये कन्वर्ट होता है, मैं मिसाल दे रहा हूं, लैक्टेट में, और ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। The enzyme that is here, that is converting the phosphoenol pyruvate, अब यहाँ पे एंजाइम ए है और यहाँ पे एंजाइम बी है। तो अब हमारा पर्पस क्या है कि दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। सपोज वी हैव टू फ्लक्स, वी हैव टू मेक द मैक्सिमम फ्लक्स इनटू दिस साइड,
ए साइड पे, इसको हमने रिड्यूस करना है। तो दिस वुड बी द, ये एक ब्रांच पॉइंट पे ये एंजाइम इन्वॉल्व है, और यहाँ पे इस एंजाइम का पर्पस क्या है कि हमारे पास हमने जो मैक्सिमम मेटाबॉलिक फ्लक्स है हम चाहते हैं कि वो इस साइड पे आए, इस साइड पे ब्लॉक हो जाए। तो here this enzyme that is present here that would be termed as the branch point enzyme। तो हम क्या करेंगे कि इस ब्रांच पॉइंट एंजाइम को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि जो मैक्सिमम मेटाबॉलिक फ्लक्स है वो इधर ना जाए, यानी कि पायरुवेट कम बने और हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्शन हो लैक्टेट की। सो दिस वुड बी द मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रांच पॉइंट एंजाइम। ये तीन पॉइंट अभी डिस्कस हुए हैं। एक है रेट लिमिटिंग एंजाइम को एम्पलीफाई करना या मॉडिफाई करना, दूसरा है हेटेरोलोगस एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करना, और तीसरा है ब्रांच पॉइंट एंजाइम्स को मॉडिफाई इस तरह से करना कि मैक्सिमम मेटाबॉलिक फ्लक्स जो है वो आपके रिक्वायर्ड साइड पे फोकस करे। इनके एग्जांपल्स अगली पेज पे आने लगेंगे, लेकिन यहां तक ये तीन चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। किया था, लेकिन वो उसमें पाथवे डिफरेंट है, जिसको आप सेंट्रल पाथवे का फोकस करें जो कि डिफरेंट पाथवेज के लिए प्रिकर्सर बना रहा है। यहाँ पे आप स्पेसिफाइड पाथवेज के साथ ये मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं जो कि एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो कि हमारे लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो फर्क है, पाथवे का फर्क है। दिस पाथवे इज स्पेसिफाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, बट दैट पाथवे वाज द जनरल पाथवे दैट वाज इन्वॉल्वड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिकर्सर फॉर सम अदर पाथवेज एज वेल। ओके, ये जो मतलब एंजाइम है जो ये दोनों काम कर रहा है, एक टाइम में हेटेरोलोगस बना रहा है, ये पायरुवेट बना रहा है, ब्रांच है ना। ना ए और बी मैंने इसीलिए सेपरेट लिखे हैं। ये ब्रांच पॉइंट पे दो एंजाइम है ए एंड बी। हमारा पर्पस है कि ब्रांच जो है ये इम्बैलेंस हो जाए और लैक्टेट की तरफ मैक्सिमम फ्लो चला जाए पायरुवेट की तरफ जाने की बजाय। वही जैन ने क्वेश्चन किया है कि ये हमने सेंट्रल मेटाबॉलिक में भी पढ़ा था, मैंने कहा है कि बिल्कुल ठीक पढ़ा था, लेकिन सिर्फ फर्क ये था कि वो सेंट्रल पाथवे के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे स्पेसिफिक पाथवे को फोकस कर रहे हैं, दैट्स इट। वही बात है, ये वही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये वही बात है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमारा जो पाथवे रेफरेंस पाथवे है वो डिफरेंट है। वो सेंट्रल मेटाबॉलिक था, उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रिकर्सर जो कि डिफरेंट पाथवेज को प्रोवाइड किए जाते थे, उनकी कंसंट्रेशन वेरी करते थे। लेकिन इस एग्जांपल में इसी पाथवे के अंदर जो चीजें बन रही हैं हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स इट। एक और चीज आपने दिया था कि एंजाइम को मॉडिफाई करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ऐसी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है, यस, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, यस यस। तो आप किस तरह मॉडिफाई करेंगे, आप कैसे मॉडिफाई करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रक्चरली एंजाइम को इस तरह चेंज करा दिया कि उसकी एक्टिव साइट जो है उसको मजीद सेंसिटिव कर दिया है कि वो बहुत कम क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट के साथ एक्टिवेटेड है एंड दैट इज कन्वर्टिंग एट द फास्टर रेट, एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हेटेरोलोगस के फॉर्म में कि वो इतनी सेंसिटिव है कि विद द प्रोविजन ऑफ कोफैक्टर्स एट वेरी माइन्यूट क्वांटिटी इट्स रिएक्शन रेट हैज बीन इंक्रीज्ड एंड दैट इज कन्वर्टिंग एंड दैट इज कैटालाइजिंग द रिएक्शन इन द फास्टर पेस। तो जस्टिफाई होगी बात? देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि प्रॉब्लम ये है कि आपने एंजाइम को स्ट्रक्चरली मॉडिफाई करना है या फंक्शनली मॉडिफाई करना है। अगर स्ट्रक्चरल एंजाइम सेम रहेगा, फंक्शनली डिफरेंट कर देंगे तो वो हेटेरोलोगस की कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, अब समटाइम्स ये है कि एंजाइम को दूसरा ये है कि हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ना। हाँ, तो उस केस में भी हमारे पास ये तो बायोसिंथेटिक मॉडिफिकेशन में रहा है जिसका पर्पस हमारे पास अमीनो एसिड की प्रोडक्शन है। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, अब चलते हैं जी आगे। एक छोटी सी एग्जांपल आएगी पाथवे की, दिस वन। दिस इज अ बायोसिंथेटिक पाथवे एंड दैट इज इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनाइलएलानिन। हियर ये फिनाइलएलानिन की प्रोडक्शन के लिए पाथवे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल है, इसमें मॉडिफिकेशंस हम कहाँ पे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप देखें कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बेसिकली हियर ये दो चीजें PEP एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट दे आर बीइंग कन्वर्टेड टू DAHP। और ये DHP क्या था कामना? चलो तुम सोच लो फिर इस पे बात करते हैं, ठीक है? DAHP। अच्छा, उसके बाद now DAHP that is used to convert in the कुरिस्मेट will convert into प्रीफिनेट और प्रीफिनेट जो है वो फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और फाइनली दैट फिनाइल पायरुवेट दैट विल कन्वर्ट इनटू फिनाइलएलानिन। अच्छा, अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर वही है जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो डॉटेड एरोज हैं ये मल्टी स्टेप्स को शो कर रहे हैं। इसके अलावा ये
जो स्ट्रेट है ये सिंगल स्टेप को शो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नहीं है, दिस वन, ये एरो जो है, अगर आप देखें तो इस एरो में इन डॉट्स में और इन डॉट्स में फर्क है, ये स्ट्रेट डॉट्स हैं और ये राउंडेड डॉट्स हैं, ये वाले, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एरो है इसमें ये है कि ये फिनाइल एलानिन दैट इज प्रोवाइडिंग द फीडबैक इनहिबिशन। इस एरो का मतलब ये है कि अगर फिनाइल एलानिन मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाएगा तो दैट विल स्टॉप द एंजाइम 2 को स्टॉप कर देगा और हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्टेंटली फिनाइल एलानिन की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। ये फीडबैक इनहिबिशन को शो कर रहा है, ये वाला एरो, ओनली दिस एरो, ठीक है, और ये एरो और ये, बाकी ये मल्टी स्टेप एरो है ये वाला। अब आते हैं मेन बात पे कि हमारे पास क्रिस्मेट है, क्रिस्मेट से प्रीफेनेट है, प्रीफेनेट के बाद फिनाइल पाइरुवेट बनता है। अब फिनाइल पाइरुवेट से जब फिनाइल एलानिन बनेगा, फिनाइल एलानिन हमारी यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट है इस एग्जांपल के अंदर। फिनाइल एलानिन, चूंकि यहाँ पे आपको दिखाया कि फिनाइल एलानिन दैट हैज, कोका अभी 2 मिनट, फिनाइल एलानिन जो है दैट हैज एबिलिटी टू प्रोवाइड द फीडबैक इनहिबिशन। तो अगर फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि फिनाइल एलानिन बनना बंद हो जाएगा, और फूड बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। हम चाहते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन ना हो, जो चीज हमें चाहिए है ये कंटिन्यूअसली बनती चली जाए। सो हियर आवर पर्पस इज टू रिड्यूस द फीडबैक इनहिबिशन। गॉट इट? अच्छा, अब हम एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन इस तरह से करेंगे कि हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन कम हो जाए या स्टॉप हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियली इस एंजाइम को कंटिन्यूअसली बनना जरूरी है, अदरवाइज तो ये थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनेगी और बनने के बाद ये स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए जो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन है उसमें सबसे पहला है क्रिस्मेट म्यूटेज। यहाँ पे नंबर 1 हियर, क्रिस्मेट म्यूटेज, we enhance or amplify the enzyme named क्रिस्मेट म्यूटेज, और ये क्रिस्मेट म्यूटेज जो है क्या करेगा, that will increase the production of प्रीफिनेट, नॉर्मल, सिंपल। अच्छा, दूसरा इसके अंदर स्ट्रेटजी है दैट इज द क्रिस्मेट म्यूटेज, और इसके साथ साथ प्रीफिनेट डिहाइड्रेटेज। यहाँ पर प्रीफिनेट डिहाइड्रेटेज। अब प्रीफिनेट डिहाइड्रेटेज क्या, ये दोनों कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं एंजाइम, क्रिस्मेट म्यूटेज और प्रीफिनेट डिहाइड्रेटेज, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ प्रीफिनेट में इन्वॉल्व। आगे अगर देखें ये तीसरी स्ट्रेटजी में मैंने वही बात लिखती है कि साइमल्टेनियस एम्प्लीफिकेशन है दोनों एंजाइम्स की। और जो हमारे पास फोर्थ वन है, दिस इज एक्चुअली हियर, हमें फोर्थ नंबर लिखना भूल गया, दिस इज द ये साइमल्टेनियसली एम्प्लीफिकेशन दो एंजाइम्स की, उसको मैं जरा डिटेल में बता दूं। को एक्सप्रेशन ऑफ 2 enzymes, number 1 3-deoxy-D-araginose heptalogenate 7-phosphate synthase, ये एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है, दिस वन। और दूसरा फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज, हियर, ये वाला 4। भाई ये बातें कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, इसको जरा मुझे परसीव करवाने दें कि हमारे पास मकसद क्या है कि फिनाइल एलानिन की प्रोडक्शन मैक्सिमम करना। ओके, किस तरह से मैक्सिमम हो सकती है कि या तो इसका प्रिकर्सर एनहांस कर लें एक बार, और साथ ही साथ हमें इसकी फीडबैक इनहिबिशन को स्टॉप करवाना है। ओके, अच्छा, अब प्रिकर्सर को मैक्सिमम प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने क्रिस्मेट म्यूटेज एंजाइम एम्प्लीफाई करवा लिया। क्रिस्मेट म्यूटेज ने क्या किया कि उसने क्रिस्मेट को मैक्सिमली कन्वर्ट करवा दिया प्रीफिनेट के अंदर। ओके, एक बात पूरी होगी। दूसरा हमारा काम इसके अंदर ये है कि हम फिनाइल एलानिन की जो फीडबैक इनहिबिशन है इसको स्टॉप कर सकें। तो फिनाइल एलानिन की इनहिबिशन स्टॉप करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्रिस्मेट म्यूटेज प्रीफिनेट डिहाइड्रेटेज। ये इकोलाई से एंजाइम, इकोलाई का एंजाइम है, इसको हम किसी भी अपनी डिजायर्ड स्ट्रेन के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करवा देंगे, और उस इंटीग्रेशन के बाद क्या होएगा कि हमारे पास अल्टीमेटली दैट विल इन्वॉल्व इन द again in the conversion of or in the removal of this feedback inhibition। तीसरा हमारे पास क्या होगा कि हम इन दोनों एंजाइम्स को साइमल्टेनियसली एम्पलीफाई करवा दें। साइमल्टेनियस दोनों एट ए टाइम एम्पलीफाई हो रहे हैं, हमारे पास मैक्सिमम बन रहा है प्रिकर्सर और फीडबैक इनहिबिशन स्टॉप हो रही है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो मैक्सिमम फिनाइल एलानिन बन रहा है। अब अगली स्ट्रेटजी जो है, दिस इज द को एक्सप्रेशन ऑफ द 2 एंजाइम्स, 2 एंजाइम्स की को एक्सप्रेशन। कौन कौन सी एंजाइम? ये 2 जगहों पे है, दिस 4
this 4 and this 4, क्योंकि this is the fourth strategy। अब इसमें दो एंजाइम्स हैं, दो एंजाइम्स में सबसे पहला हमारे पास है, अच्छा अब ये यहाँ पे जो फोर्थ स्ट्रेटजी है ये डिफरेंट इसलिए है कि पहली एग्जांपल में हमारे पास टारगेट अमीनो एसिड था एल-फिनाइल एलानिन, लेकिन चूंकि जो क्रिजमेट है दैट कैन आल्सो बी डायरेक्टेड, ये क्रिजमेट जो है ये एल-फिनाइल एलानिन में डायरेक्ट होने के बजाय दैट कैन आल्सो बी डायरेक्टेड इनटू द ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेटिक पाथवे, यानी कि अगर हम एल-फिनाइल एलानिन के साथ साथ ट्रिप्टोफैन को भी प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो तब हमें ये स्ट्रेटजी 4 जो है ये इंट्रोड्यूस करवानी है। अब स्ट्रेटजी 4 क्या कहती है कि यहाँ पे दो एंजाइम्स को हम साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करवाएंगे। कौन से एंजाइम्स हैं? एक तो एंजाइम ये है डीऑक्सी डी रेबिनोज हेप्टोलोजनेट 7 फॉस्फेट सिंथेसेज, यहाँ पे हियर ये एंजाइम दैट विल इन्वॉल्व इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीएएचपी। डीएएचपी की ओवर प्रोडक्शन होगी तो हमारे पास क्रिजमेट की ओवर प्रोडक्शन आएगी और फिर हम क्रिजमेट को अकॉर्डिंगली इस तरफ या इस तरफ ट्रांसफर करवा सकते हैं। व्हेन द क्रिजमेट विल बी ओवर प्रोड्यूसिंग, उसके बाद बनेगा I3GP और I3GP के बाद अगली हमारे पास स्ट्रेटजी ये है कि द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द एंजाइम नेम्ड एज 3-फॉस्फोग्लिसरेट डीहाइड्रोजिनेज, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट डीहाइड्रोजिनेज जो है दैट विल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द एल-ट्रिप्टोफैन। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में है। इट डिपेंड्स कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अपने स्ट्रेन को मॉडिफाई किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन अमीनो एसिड दैट वाज एल-फिनाइल एलानिन, या हमने एंजाइम को इस तरह से मॉडिफाई किया कि फिनाइल एलानिन भी बनाए और ट्रिप्टोफैन भी बनाए। अगर सिर्फ फिनाइल एलानिन बना रहा है तो उसमें हमारे पास दो एंजाइम्स को हम छेड़ रहे हैं, क्रिजमेट म्यूटेज को और साथ ही साथ प्रीफिनेट डीहाइड्रेटेज को। अगर हम साथ में ट्रिप्टोफैन भी बना रहे हैं तो उस केस में हम अगली स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम को एक्सप्रेशन ऑफ टू एंजाइम्स करवा रहे हैं। वो एंजाइम कौन से हैं? व्हिच आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ phosphoenol pyruvate plus erythrose 4-phosphate into DHP and ultimately into the tryptophan। ये काम अगर आप यहाँ पे देखें तो ये phosphoenol pyruvate और erythrose 4-phosphate जो हैं these are the precursor which we get from the central metabolic pathway and we discussed that in the last class। Okay, I hope कुछ बात बनी होगी।